नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में जो हिंदी काव्य का सिलेबस शामिल है, उसी सिलेबस से बनने वाले लगभग 8 इकाइयों से बनने वाले इम्पोर्टेंट जो अति लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो कि एक प्रकार से आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव टाइप की अगर आपकी परीक्षा हो रही तो आपके लिए बहुत ही बेटर होंगे। अगर आपकी इस परीक्षा सब्जेक्टिव हो रही तो आप जो अति लघुत्तरीय प्रश्न या लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और चूंकि मैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों को समझाने का प्रयास करूंगा तो इसमें क्या होगा कि वो लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न अगर वैसे उस टॉपिक से पूछे जाएंगे तो आपका कवर होगा। वैसे इसमें मैंने सभी टॉपिक से बनने वाले प्रश्नों को रखने का प्रयास किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर आप का सब्जेक्ट मेजर में हिंदी है तो भी आपके लिए यही पढ़ना है, माइनर का सब्जेक्ट भी है तो आपको यही पढ़ना है, यानी मेजर और माइनर दोनों के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीए प्रथम सेमेस्टर 2025 में आप परीक्षा देने जा रहे हैं। हिंदी में आपको हिंदी काव्य पढ़ना पड़ता है, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी काव्य से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। महामैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। आप इन टॉपिक को या इन जो टॉपिक मैंने इससे पहले करवाई थी उन टॉपिक से भी बनने वाले प्रश्नों को मैंने इसमें रखा है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्नों को बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी और क्लियर होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, ये का मतलब होता है यूनिट नंबर 1, ठीक है। और ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से, क्लियर। तो प्रमुख राम भक्त कवियों के नाम लिखिए। ये प्रश्न खूब बार परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि प्रमुख राम भक्त कवि कौन कौन से हैं। तो राम भक्त कवियों का मतलब है कि जो ऐसे कवि जिन्होंने राम भक्ति परंपरा से जुड़े रहे, जैसे तुलसीदास हो गए तो सबसे फेमस कवि तुलसीदास ही हैं। इसके अलावा आचार्य केशवदास जो हैं, ये भी एक प्रकार से भक्ति काल के जरूर नहीं हैं, रीति काल के हैं, रीतिबद्ध परंपरा से हैं। लेकिन उनकी रचना आप देखेंगे रामचंद्रिका, तो भगवान राम की एक प्रकार से परंपरा से है, राम भक्त की शाखा से रिलेटेड है। हालांकि भक्ति काल से नहीं है, लेकिन राम भक्त कवियों में नाम आता है आचार्य केशवदास का भी, जिनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। इनकी रचना जो रामचंद्रिका है उसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। तुलसीदास जिन्होंने 12 प्रामाणिक रचनाएं लिखी और तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य हिंदी साहित्य को दिया और हिंदू धर्म को एक प्रकार से, आजकल हिंदू धर्म के कोई भी आप देखते हैं कोई पूजा पाठ होता है या कोई भी ऐसे मुंडन हुआ या तिलक वगैरह हुई तो उसमें आप देखते हैं रामचरितमानस का पाठ होता है। अखंड रामायण के नाम से लोक में प्रचलित है। ये वो तुलसीदास जी के द्वारा ही लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया है, 7 कांड हैं, ठीक है। ये सब प्रश्न ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा था कि रामचरितमानस का लेखन किसने किया, श्री रामचरितमानस का तुलसीदास जी ने किया। किस भाषा में लिखा, तो अवधी भाषा में लिखा। अवधी कैसी है, पारनिष्ठित अवधी है, संस्कृतनिष्ठ अवधी का प्रयोग किया। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने जो उनका महाकाव्य पद्मावत, उसमें किस प्रकार की अवधी का प्रयोग किया, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने ठेठ अवधी का प्रयोग किया था, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। इसमें कितने कांड है, तो 7 कांड है। कौन कौन से कांड है, पहले कांड का नाम बताएं। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है आपका जो है अरण्य कांड, चौथा कांड है किष्किंधा कांड, पांचवा कांड है सुंदर कांड, छठा कांड है आपका लंका कांड और 7वां कांड कौन सा है, उत्तर कांड। इस तरीके से 7 कांड है। अच्छा, रामायण की रचना किसने करी है, तो रामायण को लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में, और उसी कथानक को एक प्रकार से लिखने का काम तुलसीदास जी ने भी किया है, लेकिन उसको अवधी भाषा में और दूसरे ढंग से लिखने का काम इन्होंने किया। ऐसे इनकी रचनाएं हनुमान बाहुक हो गई, ठीक है, रामलला नछहु, विनय पात्रिका, ठीक है, दोहावली, कवितावली, ऐसे तमाम रचनाएं। नाभा दास ये भी राम भक्ति शाखा कवि हैं, अष्टयाम रचना लिखते हैं। इसके अलावा सेनापति भी एक प्रकार से जो रीतिकाल के कवि हैं, ये भी एक प्रकार से राम भक्ति शाखा से जुड़े रहे कवि हैं। तो ये सब कवि राम भक्ति शाखा के हैं, तो ऐसे नाम आप लिख दीजिएगा। अति लघुत्तरी में खूब प्रश्न पूछा आता है, ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आपसे यहाँ से तैयार हो रहे हैं। तो ये मतलब कि माइनर मेजर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है इकाई 1 से। रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। रीतिबद्ध काव्यधारा क्या है, मैंने बताया था कि रीति जो काव्य है इसमें 3 शाखाएं हैं बेसिकली। पहली शाखा मतलब रीति काल की अगर बात की जाए तो रीति काल में 3 शाखा मैंने आपको बताई थी। कौन कौन सी शाखा बताई थी भैया, रीतिबद्ध, ठीक है, एक बद्ध थी रीतिबद्ध शाखा, एक रीति मुक्त शाखा थी और एक रीति सिद्ध शाखा थी, ठीक है, रीति सिद्ध शाखा। तो रीति सिद्ध मतलब रीतबद्ध की बात की तो इसमें आपके केशवदास जो थे बड़े फेमस कवि थे, ठीक है। रीत मुक्त में आप देखते हैं आलम हो गए, ठीक है, आलम है, बोधा हैं आपके, ठीक है, और घनानंद हैं।
घना नदी रीतियों से मुक्त होकर के रचना लिखते थे, कोई मतलब नहीं होता था कि रस छंद अलंकार या इसका कोई प्रभाव नहीं, अलंकार वगैरह कम। रीति सिद्ध में एक व्यक्ति का नाम आता है, उसका नाम है बिहारी लाल। ठीक है। सतसैया के दोहरे जो नावा के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। मात्र 713, 721 या 719 दोहे लिख करके हिंदी साहित्य में ही नहीं बल्कि संसार के साहित्य में, बड़े बड़े साहित्य में बिहारी लाल अमर हो जाते हैं। रीति सिद्ध परंपरा से। तो रीति काल में 3 शाखाएं बेसिकली, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। तो इसमें रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है। देखिए, रीतिबद्ध काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें पहली बात है कि रीति का निरूपण किया गया। रीति का मतलब होता है कि अलंकार ग्रंथ लिखे गए, जो है श्रृंगारता पूर्वक वर्णन खूब किया गया और नक्सिक वर्णन किया गया, स्त्रियों के रूप लावण्य का वर्णन किया गया यहाँ पर ज़्यादा। और आप देखते हैं सामाजिकता जो है इसमें कम मिलेगी, केवल जो साहित्य है वो राजाओं महाराजाओं के दरबारों तक ही सीमित रहा, दरबारी काव्य लिखे जा रहे थे। दूसरी बात है आचार्य तत्व का अभाव, यानी कि यहाँ पर रीतिबद्ध परंपरा में आचार तत्व का थोड़ा कमी देखने को मिलेगी। मौलिकता भी यहाँ पर कम मिलेगी, मौलिकता का भी अभाव है। श्रृंगारिकता खूब दबुआ मिलेगी। ठीक है। अलंकार विवेचन की प्रमुखता, यानी कि अलंकार भी खूब ज़्यादा मात्रा में, चूँकि रीतिबद्ध से केशवदास है और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। केशवदास की रचनाएं आपको समझ में ज़्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि केशवदास रस छंद अलंकार रीति इन सभी का प्रयोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। आचार्य केशवदास बहुत बड़े विद्वान थे, आचार्य एक प्रकार से बहुत बड़े आचार्य थे, बेसिकली काव्यशास्त्री भी हैं आचार्य केशवदास। तो आचार्य केशवदास की अगर बात करें तो ये बड़े विद्वान आदमी थे, तो इन्होंने अलंकार का विवेचन खूब प्रमुखता से किया और इनकी रचना छंदों का अजायब घर भी कहलाती। कई छंदों का प्रयोग, कई अलंकारों का प्रयोग ज़बरदस्ती भी कर देते थे ये। ठीक है। चूँकि विद्वान आदमी थे, छंद विवेचन भी एक प्रकार से इसकी एक विशेषता है रीतिबद्ध परंपरा की। बेसिकली कुछ विशेषताएं इनमें रीतिबद्ध रीति सिद्ध सभी की ही हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ विद्वान ही बताते हैं रीति सिद्ध, तो एक ही विद्वान ने बताया कि रीति सिद्ध में बिहारी हैं, बाकी बिहारी भी रीतिबद्ध में ही आते हैं। ठीक है। चलें, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। आदिकालीन सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। आदिकालीन प्रवृत्तियाँ, आदिकाल मतलब कि वीरगाथा काल। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल भी कहा था और वीरगाथा काल भी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि वीरगाथा काल ज़्यादा सटीक है आदिकाल से। ठीक है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को मोहर लगा दी, प्रमाणिकता प्रदान कर दी। आदिकाल के साहित्य की कई प्रवृत्तियां हैं। पहली प्रवृत्ति ये है, सब मैंने पढ़ा भी रखा है चैप्टर में। पहली प्रवृत्ति है, इस काल के अधिकांश माने सारे, अधिकतर कवि जो रहे हैं वो राजाओं के दरबार में रहा करते थे, यानी राजा के दरबार में राजकवि रहते थे या चारण या भाट के रूप में रहा करते थे। चारण और भाट वो कवि होते हैं जो कि एक प्रकार से राजा महाराजाओं के गुणगान के लिए, उनका एक प्रकार से गुणगान लिखने के लिए बैठे रहते हैं। ठीक है। इसीलिए वे अपने आश्रयदाताओं की धर्मवीरता, यानी जिस राजा के यहाँ पर रहते हैं उस राजा की धर्म वीरता के बारे में, वो राजा चाहे उतना वीर हो या ना हो लेकिन उसकी बड़ाई करनी है। ठीक है। युद्ध वीरता और ऐश्वर्य की जी खोल करके प्रशंसा किया करते थे, ताकि एक प्रकार से उनको एक प्रकार से नौकरी पर रखा जाए और वो रहें, बराबर मात्रा में बने रहें। ठीक है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसकी है, वीरगाथा काल के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की है। यानी अतिशयोक्ति मतलब होता है कि खूब बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा करी है। ठीक है। मतलब कि जो चीज़ें वास्तव में नहीं भी थी उसका भी मतलब बता भी दिया कि भाई जिस तरीके से राजाओं महाराजाओं के बारे में लिखते थे कि भाई उनका एकदम से आंतरिक जो खून है वो खौल उठे और युद्ध के लिए वो तत्पर हो जाएं, मतलब खूब बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को बताना। और ऐसा करने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा भी है, यानी इसमें काल्पनिकता ज़्यादा और ऐतिहासिकता कम आपको मिलेगी। बेसिकली एक साहित्यिक ग्रंथ आपको वीरगाथा काल में मिलेंगे, ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं मिलेंगे। तथ्य जो हैं वो ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन घटनाएं इतिहास की ली जाती हैं। तीसरी विशेषता इसकी है कि वीरगाथात्मक साहित्य में यह दोष दिखाई देता है कि वह जन जीवन से दूर है, यानी इसमें जनता का साहित्य नहीं है, ये राजा महाराजाओं के दरबार तक ही सीमित रह गया है। इसके साथ ही साथ इस साहित्य का संबंध अधिकांश रूप से सामान्य जनता की अपेक्षा राजाओं से अधिक रहा है, यानी राजा महाराजाओं के बारे में ही लिखा गया है। आम जनता की समस्याएं, आम जनता की मुश्किलें जो हैं या समाज की एक प्रकार जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को यहाँ पर उसके समाधान को लेकर के साहित्य में कुछ नहीं किया, आप देखेंगे वीरगाथा काल में। ठीक है। तो ये सब विशेषताएं आप लिख दीजिएगा, बड़े आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको लघु उत्तरीय में भी प्रश्न पूछा जाता है और ऐसे आप लिख पाएंगे। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है भैया,
फटाफट से आप देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है, रीतिमुक्त कवियों का परिचय दीजिए। रीतिमुक्त कवि कौन कौन से हैं? रीतिमुक्त कवियों में मैंने बताया था घनानंद, आलम और बोधा, ठीक है। ये 3 कवि ऐसे हैं जो कि रीति से बंद करके रचनाएं नहीं रखते थे, अलंकार या छंद या इन सभी में बंद करके कोई रचना नहीं लिखते थे, या रीति निरूपण में वो माहिर थे, जानते थे, लेकिन एक प्रकार से बेसिकली जानते भी रहे होंगे तब भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते थे। घनानंद रीतिमुक्त कवियों में शीर्ष स्थान रखते हैं, यानी कि सबसे अग्रणी है, सबसे उच्च है। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है, जैसे सुजान सागर। सुजान कौन थी? सुजान इनकी प्रेमिका थी, जो एक प्रकार से इनको जब धोखा देती हैं, धोखा मतलब कि वैसे धोखा नहीं दिया आजकल की तरह, ठीक है, धोखा दिया मतलब ऐसे कि इन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ, ये चलने से मना कर देते हैं, नहीं जाते हैं। मैंने कहानी बताई हुई है कि भाई जो है किस तरीके का प्रेम था इनका घनानंद का, तो आप उसको देखिएगा, जो रीति मुक्त का मतलब कि रीति काव्यधारा मैंने पढ़ाई उसमें बताया। सुजान सागर, इश्कलता, सुजान राजमाला, प्रेम सरोवर, प्रेम पात्रिका, ऐसी तमाम रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, जो कि एक प्रकार से जो है बड़ी फेमस रचनाएं घनानंद की। आलम, अच्छा, घनानंद, आलम, बोधा, ये सब एक प्रकार से ब्रेकअप वाले कवि हैं, मतलब कि इन सभी को कहीं ना कहीं पे धोखाधड़ी मिली थी। कुल मिला करके कहने का तात्पर्य ये है कि ये लोग एक प्रकार से जैसे सुजान से धोखा खाए हुए थे घनानंद, बाद में जा करके एक प्रकार से चीज़ें होती हैं चीज़ें। तो आलम, रीतिमुक्त कवियों में आलम उन कवियों में से हैं जिनका साहित्य प्रेम या इश्क की पीर से ओतप्रोत है। अच्छा, प्रेम का पीर घनानंद को भी कहा जाता है, और ये भी आलम भी प्रेम के पीर हैं, ठीक है। इनका रचनाकाल संवत 1740 से 1760 ईस्वी तक, मतलब 1740 से लेकर के 1760 ईस्वी तक माना जाता है। इनका एकमात्र काव्य ग्रंथ है आसक केली कामकंदला। आसक केली कामकंदला माना जाता है, ठीक है। तो ये है आलम, और बेसिकली इनका नाम आलम नहीं था, हिंदू कवि हैं, एक ब्राह्मण कवि थे, लेकिन ये एक प्रकार से मुस्लिम कन्या से साथ प्रेम किए थे, इस वजह से इनका नाम आलम पड़ गया था। बोधा, इनका वास्तविक नाम था बुद्ध सेन। ये महाराजा पन्ना के दरबार में रहा करते थे। बोधा ने बिरह, वारिस और इश्कनामा 2 प्रमुख ग्रंथों की रचना करी, जो फेमस है, और इनकी वजह से बोधा का नाम आज हम हिंदी साहित्य में पढ़ते लिखते हैं। आगे देखेंगे, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, थोड़ा सा बहुत, अगर हिंदी आपने पढ़ा है कभी भी तो आपको समझ में थोड़ी बहुत चीज़ें आ रही होंगी। थोड़ी बहुत क्या, अगर आपने हिंदी मुझसे मेरे लेक्चर्स को देखा है, निश्चित तौर पर आपको चीज़ें जो है बहुत आसानी समझ में आ रही होंगी, लेकिन नहीं भी देखा तो भी आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग कहने का आधार स्पष्ट कीजिए। देखिए, भक्ति काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, और इसको किसने कहा? जो है भक्ति काल को डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, बाबू श्याम सुंदर दास, दोनों ने एक प्रकार से हिंदी के जो भक्ति काल है उसको स्वर्ण काल कहा। क्योंकि भक्ति काल में आप देखते हैं 4 महात्मा लगभग हुए हैं, जैसे सूर्य, तुलसी, शशि, उडुगन, केशवदास, सूरदास, तुलसीदास, ठीक है, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, ऐसे तमाम कवि आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि केशवदास तो रीति काल के हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे 4 महान कवि जैसे मलिक मोहम्मद जायसी और इसके अलावा कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास जैसे महान नक्षत्र इसमें पाए गए। इसमें चूँकि इसका कई आधार है, विचारों की उत्तमता इसमें रही है, यानी कि भक्ति काल में जो रचनाएं लिखी गई उनके विचार बड़े ही उच्च क्वालिटी के थे। भावनाओं और अनुभूतियों की प्रकृष्टता, यानी कि प्रकृष्ट मात्रा में अनुभूति और इमोशंस और अनुभूतियाँ इसमें एक प्रकार से बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बयां की गई हैं। काव्य संबंधी उद्देश्य और दृष्टिकोण की उदारता भी आपको दिखाई पड़ती है भक्ति काल में। कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों की उच्चता है, यानी ना तो एक प्रकार से रचनाएं कला पक्ष में धीमी है और ना ही भाव पक्ष में, यानी भाव पक्ष और कला पक्ष, काव्य के 2 पक्ष होते हैं। भाव पक्ष में इमोशंस वगैरह, विचार मतलब की वगैरह आ जाते हैं, ठीक। कला पक्ष में आपके अलंकार, रस, छंद, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। उच्चता इसकी है। भावनाओं की मधुरता है, जो इमोशंस है मधुर भाव में आए हैं। संगीत की आस्वादनीयता, काव्यात्मक रूप, ये सब आपको दिखाई पड़ेगा। कुल मिलाकर के भक्ति काल में मतलब भक्ति काल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई गई। समाज के जो है सभी वर्ग के बारे में यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, संभाव की चीज़ें हैं, समन्वयवादी साहित्य है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर मान लेते हैं कि आपको कोर्स में शामिल होना है, ठीक है, हिंदी साहित्य का जो कोर्स मैंने चलाया है या हिंदी साहित्य के अलावा सभी सब्जेक्ट का कोर्स पढ़ाया जाता है, उसमें ज्वाइन होने के लिए SMS करें 91 61 93 60 62। यहाँ पर एक प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस करवाई जाती हैं, सभी सब्जेक्ट के PDF नोट्स मिलते हैं। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे अपने सब्जेक्ट के नेम लिख दीजिएगा। आपकी परीक्षा सर पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कम समय में
कैसे तैयारी करनी, पूरी रणनीति के साथ चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। मॉडल पेपर, महासंग्राम, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास और ऐसे और कई क्लासेस अभी आएंगी मॉडल पेपर की, जिनको देख करके ही मात्र अपनी परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एसएमएस आपको करने के बाद में आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर मात्र आपको 100 रुपीज़ सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना होगा। अगर आप नहीं चलाते गूगल पे, फ़ोन पे या कुछ भी, तो आप किसी दूसरे बच्चे से भी करवा सकते हैं, किसी दुकान से, किसी साइबर कैफ़े से जा करके आप पैसा अगर सेंड करवा देंगे तब भी आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आपको एक प्रकार से यहाँ पर तमाम सारी पीडीएफ मिलेगी, सभी सब्जेक्ट की आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे वीडियो लेक्चर्स उनके मिलेंगे। ठीक है, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपका पीडीएफ नोट सभी का मिल जाएगा। इसके साथ तीन आपका मेजर सब्जेक्ट है, जो एक माइनर सब्जेक्ट है और एक आपका को करिकुलर में आपको क्या पढ़ना है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर जो होता है एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है, हर यूनिवर्सिटीज़ में एमसीक्यूज़ होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है। तो इसकी तैयारी भी विधिवत तरीके से हो जाएगी एमसीक्यूज़ वाले की। इसकी प्रैक्टिस सेट कई सारी मैं दे दूंगा। और क्वेश्चन पेपर जो 2022 के क्वेश्चन पेपर हैं, 2023 के क्वेश्चन पेपर हैं और 2024 के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उन सभी को प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोज़ में शामिल कर दिया है। प्लेलिस्ट आपकी प्राइवेट है। ठीक है, वो प्लेलिस्ट आपको कोर्स लेंगे तभी दिखेगी हिंदी की, तो इसमें आपको मिल जाएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, यानी पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, हिंदी के साथ संस्कृत है, जियोग्राफी है या एंशिएंट हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स से कुछ भी सब्जेक्ट है, तो आपको सब सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो बहुत ही विधिवत तरीके से आप चीज़ों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे और परख पाएंगे। आप किसी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, जैसे डीडीयू के बच्चे बहुत सारे जुड़े हैं, डीडीयू में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए भी लेक्चर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ऑब्जेक्टिव भी मॉडल पेपर मैंने दिया हुआ, तो उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। डीडीयू के साथ साथ आप अगर मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से है तो आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं ऑब्जेक्टिव, तो इसकी भी तैयारी हो जाएगी। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से हैं तो इसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप जो है महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आपका हो जाएगा। इसके अलावा आप CCSU से हैं, ठीक है, तो भी CSJMU से हैं, ठीक है, तो भी आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब सभी सब्जेक्ट के आपको प्रथम सेमेस्टर में। इसके अलावा आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं तो भी पढ़ सकते हैं। लखनऊ वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपकी और भी कई विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि आपका जो है बिहार के लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय हो गए, ठीक है, बिहार के लगभग विश्वविद्यालय, और राजस्थान के कुछ विश्वविद्यालय हो गए, उत्तराखंड के, यूके के, यानी जो भी विश्वविद्यालय आपके खास करके जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पेपर हो रहा है, चाहे 3 ईयर का चाहे 4 ईयर का, उन सभी में चीज़ें एक प्रकार से बेहतर तरीके से चीज़ें आती हैं। तो आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। माँ शाकुंभरी, माँ सुहेलदेव, ठीक है, और आपका जो आजमगढ़ विश्वविद्यालय उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ में और भी तमाम सारे जो विश्वविद्यालय आपके हैं उन सभी के लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइएगा, कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। चीज़ें बहुत ही बारीकी के साथ मैं समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और सभी का PDF आपको मिलता रहेगा। जो भी सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी उन सभी की PDF नोट्स आपको मिलती रहेगी, तो ये भी आपका उसमें फ़ायदा होगा। सब्जेक्ट की PDF नोट जो है कुछ अलग से भी मिलेंगी और कुछ जो भी क्लासेस यूट्यूब की होती है वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चले, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। काल विभाजन मतलब होता है किस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया इतिहास का। तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा। पहला काल जो आदिकाल है उसको वीरगाथा काल नाम दिया। दूसरा काल जिसको आप पूर्व मध्यकाल बोलते हो उसको भक्ति काल कहा। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा और जो है आधुनिक काल को गद्य काल कहा। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये बात ध्यान रखेंगे। और प्रत्येक युग की विशेष प्रवृत्तियों को ध्यान में रख करके ये आधार उन्होंने बांटा, यानी कि जैसे आदिकाल में वीरतापूर्वक रचनाएं ज़्यादा मिली इस वजह से, और वीरतापूर्वक रचनाएं खूब मिल रही थी, उसको वीरगाथा काल कहा। चूँकि उत्तर मतलब कि पूर्व मध्यकाल में भक्ति से चीज़ें हो रही थी, चीज़ें भक्ति का उदय होता है, उसको भक्ति काल कहा। रीति ग्रंथ खूब लिखे गए रीति काल में रीति काल बोल दिया, ठीक है। और आधुनिक काल में चूँकि गद्य का विकास हो तो उसको गद्य काल बोल दिया। और बेसिकली इनका जो एक प्रकार से नामकरण है बड़ा सटीक है और बहुत ही वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न, जनवादी कविता की प्रवृत्तियाँ बताइए। देखिए, जनवादी कविता की कई प्रवृत्तियाँ हैं। पहली प्रवृत्ति है संघर्ष में जीवन की दुखद परिस्थितियों का चित्रण जनवादी कविताओं में प्रमुखता से मिलता है।
दूसरी विशेषता है कि जनवादी कविता में आशावादी प्रवृत्तियाँ पाई जाती है, यानी कि होप एक प्रकार से हमेशा बनी रहती है। इसके साथ साथ जनवादी कविता में राष्ट्रवादी चेतना भी आपको दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ जनवादी कविताओं में प्रकृति चित्रण की प्रमुखता भी आपको दिखी, चूँकि जनता जो होती है प्रकृति से उसका मोह ज़्यादा होता है, तो जो जनवादी कविता है उसमें ये सारी विशेषताएं आपको दिखेंगी। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में लघु उत्तरीय में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है भैया। प्रश्न है, प्रयोगवाद और ताड़ सप्तक पर टिप्पणी कीजिए। ताड़ सप्तकों का प्रकाशन 1943 से शुरू हुआ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनज्ञे नाम के एक जो है लेखक हैं, इन्होंने एक प्रकार से इसका प्रकाशन किया। हालांकि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनज्ञे एक लेखक के अलावा एक कवि भी हैं। ठीक है, अज्ञे यानी साहिब आज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि के रूप में माने जाते हैं। 1943 ईस्वी में ताड़ सप्तक के प्रकाशन के साथ हिंदी प्रयोगवादी कविता का जन्म हुआ और छायावाद और क्रांतिवाद के पुराने मापदंडों के विरुद्ध ताड़ सप्तक के साथ नई कविता का प्रादुर्भाव हुआ। इस क्रांति एवं नव प्रयोग के अग्रदूत रहे हैं अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनज्ञे। ताड़ सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में अज्ञे के संपादकत्व में हुआ, यानी अज्ञे ने ताड़ सप्तकों का संपादन किया। चार ताड़ सप्तकों का प्रकाशन हुआ। अच्छा, अज्ञे के अतिरिक्त जो है इस सप्तक में ताड़ सप्तक में 7 कवि थे, कुल मिलाकर के 7 कवि थे, जिसमें एक हो गए आपके अज्ञे, दूसरे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, तीसरे हैं गिरिजा कुमार माथुर, चौथे थे प्रभाकर माचवे, आपके पाँचवें थे नेमीचंद जैन और आपके छठे थे भारत भूषण अग्रवाल, सातवें व्यक्ति थे रामविलास शर्मा। इस तरीके से 7 व्यक्ति जो थे ये एक प्रकार से इसमें शामिल थे। एक पहले थे अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ताड़ सप्तक या प्रथम ताड़ सप्तक में एक प्रकार से कितने कवि शामिल थे, तो 7 कवि शामिल थे। कौन कौन से, तो आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रगतिवादी काव्य धारा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, द्विवेदी युग की आदर्श और नैतिकता की भावना के प्रतिक्रियात्मक स्वरूप छायावादी काव्य का आविर्भाव हुआ। यानी चूंकि द्विवेदी युग में आदर्श और नैतिकता की भावना थी, इतिवृत्तात्मकता थी, उसी के विद्रोह में, यानी कि जो है इतिवृत्तात्मकता के विद्रोह में ही छायावाद की उत्पत्ति हुई। छायावाद बेसिकली स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था, डॉक्टर नगेंद्र ने भी कहा, तो बात बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि हर एक जो है जो कालखंड है उसका उदय जो होता है किसी के विरोध या किसी के सपोर्ट में होता है, खासकर के विरोध में ही होता है। किंतु छायावादी काव्य की अतिशय भावुकतापूर्ण काल्पनिकता ने काव्य का संबंध वास्तविक जगत की परिस्थितियों से जो है तोड़ दिया। चूँकि आप देखते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेव वर्मा, ये सब जो थे वो इतने भावुक कवि थे, मतलब अपने जीवन के दुख व्यथा को काव्य में लिखने का काम करते थे, और ये चीज़ें जो थी वो वास्तविक जगत से कहीं ना कहीं पे दूर हो रही थी। निराला के साथ साथ कुछ अन्य कवियों ने इस अतिशय भावुकता से विद्रोह किया तथा हिंदी काव्य में स्थूल भौतिक जगत की वास्तविकता, सामाजिक आर्थिक विसंगतियों एवं शोषण की विभत्सता का चित्रण प्रारंभ कर दिया। काव्य के इस रूप को ही प्रगतिवादी काव्य कहा गया। प्रगतिवादियों पर बेसिकली गांधीवाद का और मार्क्सवाद का आपको प्रभाव दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर गरीबी अमीरी की बात होगी, ऊंच नीच की बात होगी, समाज में समानता की बात की जाएगी, और एक प्रकार से एक वर्ग सर्वहारा होगा, एक मजदूर वर्ग होगा। यानी बेसिकली ये चीज़ें मार्क्सवाद से आई और गांधीवादी विचारधारा भी यहाँ पर हावी रही। अगला क्वेश्चन से, और ये उन दिनों की बात है चूँकि जब एक प्रकार से 1937 में जब ये प्रगतिवादी आंदोलन होता है, तो उसी दौरान एक प्रकार से आप देखते हैं 1937 से 1943 तक, ठीक है, या 1936 से 1943, ये समय काल जो है गांधी जी का एकदम से चरम शिखर था, और उस समय गांधी जी का प्रभाव पूरे भारत पर ही नहीं बल्कि विश्व के नेताओं पर भी पड़ रहा था। अगला प्रश्न, समकालीन कविता की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट कीजिए। समकालीन कविता की कई प्रवृत्तियाँ हैं। पहली है विघटित व्यवस्था के प्रति आक्रोश और विद्रोह किया गया इसमें, यानी जो व्यवस्था थी, जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उसके विरुद्ध भी विद्रोह की बात या आक्रोश और विद्रोह की भावना आपको इन कवियों में मिलेगी। राजनेताओं के प्रति क्षोभ की अभिव्यक्ति है, आज़ादी के प्रति मोहभंग है, जनवादी चेतना की विस्तृत व्यंजना की गई है, परंपरागत मूल्यों का विघटन भी आपको यहाँ पर मिलेगा, नए नए मूल्यों का विकास, नई नई परिस्थितियाँ, नए नए रीति रिवाज का विकास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। देखिए, छायावाद की विशेषताएं, प्रगतिवाद की विशेषताएं, प्रयोगवाद की सभी की विशेषताएं मैंने बताया था, पढ़ लीजिएगा, तो ये सब विशेषताएं उन्हीं की हैं। पहली विशेषता छायावाद की, मूलतः सौंदर्य और प्रेम का काव्य रहा है छायावादी काव्य। पहली बात, इसमें सौंदर्य और प्रेम का काव्य इसमें है, जैसे कि नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिले हों ज्यों बिजुली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ पर प्रेम और एक प्रकार सौंदर्य का वर्णन आपको दिखेगा। प्रकृति का मानवीकरण किया गया, प्रकृति को एक मानव के रूप में देखा गया।
अज्ञात के प्रति जिज्ञासा यानी रहस्यवादी प्रकृति भी दिखाई गई, यानी वह परम सत्ता जो नहीं दिखाई थी वो कैसी होगी, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जो रहस्यवाद आपको कबीर के यहाँ दिखेगा वो रहस्यवाद आपको छायावाद में भी आकर के कुछ ना कुछ दिखता है। नारी की महिमा का वर्णन किया गया कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पकतल में, नीर स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, इस तरीके से कहा गया। राष्ट्रीयता की भावना भी दिखेगी, जो कि छायावाद का समय जो है 1920 से लेकर के 1936 का समय है। ये समय एक प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों वह समय है जब एक प्रकार से गांधी युग भी इसी समय आप देखते हैं 1919 ईस्वी से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, और उस आंदोलन से सामाजिक परिस्थितियां भी चेंजमेंट होती है, और एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे राष्ट्रवादी भावना तो जाहिर सी बात है आ जाएगी। वैराग्य, वेदना, पलायन ये सब भी एक विशेषता रही है। इसके अलावा प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता ये अगली विशेषता रही है। चित्रात्मकता यानी काव्य में चित्रात्मकता भी है, जैसे कि कहा बताएगा कि खिल रहा मृदुल खुला अंग, खिले हों जो बिजुली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यानी जब कविताओं को पढ़ेंगे तो चित्र आपके समक्ष बन जाएगा, बिंबात्मकता जिसको कहते हैं। प्रगतिमयता, काव्य में एक प्रकार से प्रोग्रेसिविटी है, मतलब कि एक प्रकार से धीरे धीरे चेंजमेंट होता रहता है प्रयोगात में भी। खड़ी बोली का मतलब कि छायावाद में भी खड़ी बोली की अतिशय परिमार्जन है, खड़ी बोली का एकदम से उच्च क्वालिटी का नमूना हमारे समक्ष आता है इसमें। तो छायावादी की ये विशेषताएं हैं, आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब लघु उत्तरीय का क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, लघु उत्तरीय में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रगतिवादी काव्य की भावगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी कि ऐसी विशेषताएं बताइए जो कि भावना से रिलेटेड हो। तो प्रगतिवाद की, प्रगतिवाद कब से कब तक, 1936 से 1943 तक। प्रगतिवादी कविता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहली बात तो ये प्रगतिवाद में परंपरा का खूब विरोध किया गया, जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, चाहे जो भी ट्रेडिशंस हो उनका विरोध किया गया है। शोषितों का करुणगान किया गया, शोषित मतलब कि जो गरीब वर्ग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उनके बारे में खूब लिखा गया, और अमीर वर्ग का विरोध किया गया, यानी कि ये मार्क्सवाद का प्रभाव यहाँ पर साफ दिखाई पड़ेगा। शोषकों के प्रति घृणा है, यानी ऐसे व्यक्ति जो कि एक प्रकार से मजदूरों को ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, उनको कम वेतन पर काम करवाते हैं, जो शोषण करते हैं समाज का, ठीक है, चाहे वो उच्च वर्ग के लोग हों, चाहे वो एक प्रकार से जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो हो, सभी के प्रति घृणा दिखाई है। क्रांति की भावना भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा मार्क्स तथा रूसो का गुणगान भी यहाँ पर खूब किया है दबा के इन लोगों ने। मानवतावाद भी दिखाई पड़ता है, वेदना और निराशा भी दिखती है, नारी का चित्रण अच्छे तरीके से करते हैं, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण भी आपको दिखेगा, समाज में जो घट रहा होता है उन चीज़ों का बढ़िया तरीके से वर्णन प्रगतिवादी कवि करते हैं। सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी बड़े बढ़िया ढंग से करने का प्रयास किया गया है प्रगतिवादी काव्य में। तो ये सब उसकी भावगत विशेषताएं हैं जो कि आपको यहाँ पर बताई गई, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी ये पीडीएफ वैसे प्राप्त कर लीजिएगा, 100 रुपये का ही कोर्स है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और 100 रुपीज़ में अगर आपको सारी व्यवस्थाएं दी, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिल रही हैं और सबकी पीडीएफ नोट्स मिल रही, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही सरल फीस और बहुत ही कम फीस कर दी गई, तो सभी लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है, और आपके लिए बहुत ही बेहतर चीज़ें करी गई। अगला क्वेश्चन आ चुका है, विद्यापति के जन्म काल के संबंध में विविध मतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए, विद्यापति जो हैं आदिकाल के ही कवि हैं। विद्यापति की जन्म तिथि को लेकर के विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, यानी विद्वान एक मत नहीं है। नगेंद्र नाथ गुप्त कहते हैं कि सन 1398 मतलब 58 ईस्वी में महामहोपाध्याय पंडित हरिप्रसाद शास्त्री सन 1357 ईस्वी में बताते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी सन 1350 ईस्वी में बताते हैं। डॉक्टर उमेश मिश्र और डॉक्टर सुभद्र झा और रमानाथ झा जी कहते हैं कि 1360 ईस्वी में विद्यापति जी का जन्म हुआ, यानी विद्यापति के जन्म के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है, बहुत सारा मतभेद है। विद्यापति ने अपनी रचनाओं में जो तिथि दी है वह मतलब कि लक्ष्मण संवत की है, ठीक है, इस वजह से वो क्लियर नहीं हो पाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिनव जयदेव किस कवि को कहते हैं? तो अभिनव जयदेव की उपाधि विद्यापति को ही दी जाती है, ऑब्जेक्टिव में खूब प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की मृत्यु कब हुई थी? विद्यापति की मृत्यु हुई थी 1450 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है विद्यापति को ही। तो विद्यापति बड़े फेमस कवि हैं, इनकी रचनाओं को लेकर के 2022-23 दोनों में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। प्रश्न आ चुका है, लघु उत्तरीय में आ सकता है, विद्यापति की संस्कृत रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। चूँकि विद्यापति मैथिल में भी रचनाएं लिखते हैं और संस्कृत में भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। विद्यापति की संस्कृत रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहली रचना है भूपरिक्रमा, दूसरी है पुरुष परीक्षा, तीसरी रचना है लिखनावली, चौथी है शैव सर्वस्वसार, पांचवी रचना है प्रमाणाभूत सार संग्रह, अगली रचना है गंगा वाक्यावली, ठीक है, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगड़ी, ठीक है, इसके अलावा गवापत्तलक और विभाग सागर,
वर्ण कृति सब रचनाएं उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी है जो कि फेमस रही हैं। अगला प्रश्न, विद्यापति की अवहट रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। चूँकि विद्यापति ने अवहट्य और मैथिली और साथ ही साथ संस्कृत तीनों भाषाओं में रचनाएं लिखी हैं। विद्यापति की अवहट्य की रचनाएं जो हैं उनमें कीर्तिलता, कीर्ति पताका दो रचनाएं शामिल हैं और इन्हीं से बेसिकली, चूँकि अवहट्य जो है हिंदी का, पुरानी हिंदी का ही रूप है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति ने मैथिली में कौन सी रचना लिखी है। तो विद्यापति ने मैथिली में विद्यापति पदावली लिखी है। ये ग्रंथ लिखा है विद्यापति पदावली मैथिली भाषा में। मैथिली क्या है, बिहारी हिंदी की एक बोली है। बिहारी हिंदी की बेसिकली 3 बोलियां हैं जो है मगही, मैथिली और भोजपुरी, और पूर्वी हिंदी की भी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, गोरखनाथ की रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के नाम से प्रचलित 40 ग्रंथों का उल्लेख किया है। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं शबदीपद, शिष्याश्वास दर्शन, नरवैबोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, सप्तवार, गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा एवं पंचमात्रा। ये सब रचनाएं जो हैं ये गोरखनाथ की रचनाएं हैं। गोरखनाथ नवनाथों में प्रमुख नाथ थे, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, नाथ साहित्य। नाथ साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो नाथ साहित्य का प्रथम कवि गोरखनाथ को माना जाता है। अगला क्वेश्चन से, गोरखनाथ किसके शिष्य थे। तो गोरखनाथ जो थे मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। मत्स्येंद्र नाथ जो है वो आदिनाथ के शिष्य थे, यानी कि भगवान शंकर के। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को जाना। आगे बढ़ते हैं, सेकंड यूनिट यानी खा। पहला प्रश्न, गुरु के बारे में गोरखनाथ के क्या विचार हैं। देखिए, सद्गुरु की कृपा से ही सत्य का अनुभव होता है। सद्गुरु के द्वारा प्रदान ज्ञान ही परमात्मा का साक्षात्कार कराने में सक्षम सिद्ध होता है। उच्च कोटि का साधक होने के कारण से गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों को निर्देश किया कि अहंकार के विनाश के बाद ही सद्गुरु की खोज सफल हो पाती है। चाहे सद्गुरु की बात हो, चाहे भगवान की बात हो, तो बिना एक प्रकार से अहंकार को त्यागे आपको किसी की चीज़ की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि जब मैं, कबीरदास भी कहते हैं इस बात को लेकर के कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी या में दो न समय। मैं माने होता आपका अहंकार। तो अहंकार जब तक आपके अंदर है तब तक एक प्रकार से भगवान नहीं आपके पास आएंगे। अगला क्वेश्चन से, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन से, अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। 1254 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नाम के गांव में इनका जन्म हुआ था। किसका, इनका क्या नाम है, आदिकाल के जो एक प्रकार से कवि हैं अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन से, आदिकाल की खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन है। तो अमीर खुसरो ही हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास किस भक्ति शाखा के हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा के एक प्रमुख कवि हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, 3 ग्रंथ इनके बड़े फेमस हैं। अगला क्वेश्चन से, सूरसागर में कितने पद हैं। तो 1.25 लाख के आसपास पद हैं सूरसागर में, जो कि इनकी बड़ी फेमस रचना है। अगला क्वेश्चन से, सूरदास का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। संवत 1535 विक्रमी में रुनकता नाम के गाँव में इनका जन्म हुआ था। सूरसागर किसकी रचना है। तो सूरदास जी की ही रचना है। ये सब ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है भैया कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1554 ईस्वी में, मतलब विक्रमी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर इससे 57 घटाएंगे तो आपका कम आएगा। ठीक है, तुलसीदास जी की मृत्यु कब हुई थी। 1680 विक्रमी में। ठीक है, संवत का यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं। अगला प्रश्न, तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था। नरिहर दास नाम था। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो रामचरित, श्री रामचरित मानस, विनय पात्रिका, दोहावली, कवितावली, ये सब रचनाएं तुलसीदास जी महाराज की ही हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था। तो पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था हुलसी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तुलसीदास जी बेसिकली अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, और अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा जो व्यक्ति होता है वो एक प्रकार से बहुत ही अभागा माना जाता है, और इस वजह से इनके माता पिता आत्माराम दुबे और हुलसी ने इनको एक प्रकार से छोड़ दिया था, और इस तरीके से ये बाहर शुरू से ही रहे। ठीक है, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो राजापुर नाम के ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न, विनय पात्रिका किसकी रचना है। तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी के जन्म को लेकर के भी कई विद्वान अलग अलग बताते हैं। कुछ लोग राजापुर नामक गांव बताते हैं, ठीक है, कुछ लोग और कुछ बताते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रामचरितमानस में कितने कांड हैं। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि भाई 7 कांड हैं। कौन कौन से कांड है। बालकांड, ठीक है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और
आपका लंका कांड, फिर उत्तरकांड। अगला प्रश्न, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था राम बोला, चूँकि जब ये पैदा हुए थे तो एक प्रकार से इन्होंने सबसे पहली बार क्या बोला था? राम बोला था, इस वजह से इनका नाम राम बोला पड़ लग गया था। अगला प्रश्न है, कबीर की साहित्य सेवा पर प्रकाश डालिए। देखिए, कबीर दास जी बात के तो पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे। इन्होंने खुद कहा कि मसी कागज छुएओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यानी कि मैंने कागज़ को कभी छुआ नहीं, कलम को हाथ में पकड़ा नहीं। कुछ नहीं पढ़े लिखे थे। संतों की सभा में जाते थे, वहीं से सीखते थे, उन्हीं चीज़ों को एक प्रकार से लिखा करते थे, मतलब कि लिखते नहीं थे। उनकी बानियों का संग्रह है, जो उनके चेले वगैरह लोग होते थे, उन्होंने लिखा था। उन्होंने मन की मौज में जो कुछ कहा उसका संग्रह उनके शिष्य थे धर्मदास जी। धर्मदास जी ने बीजक के नाम से उसको प्रकाशित करवाया। इसके 3 भाग हैं, पहला है साखी, दूसरा शबद, तीसरा रामायणी। तो साखी, शबद, रामायणी जो हैं ये बीजक के भाग हैं, और इन्हीं में जो है धर्मदास जी ने, कबीर ने जो बातें बताई या कहीं, उनके उपदेश को, कबीर के उपदेशों को लेखनीबद्ध किया धर्मदास ने। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि कबीर मतलब कि जो कबीरदास थे वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा जाता है, क्योंकि एक प्रकार से इनकी भाषा कोई एक भाषा में बंद करके नहीं रहती है, तमाम प्रकार की भाषाओं को अपने आप में समाहित करती है। अगला प्रश्न, लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल, यह किसकी पंक्ति है? तो कबीरदास की पंक्ति है। लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। अगला प्रश्न है, कबीर ने उलटबासियाँ किस उद्देश्य से की थी? उलटबासियाँ मतलब होता है, उलटबासी शब्द का मतलब होता है उल्टी बात करना। कबीर तथा उनके संप्रदाय के लोग सामान्य अनपढ़ जनता पर प्रभाव डालने के लिए उलटबासियाँ अर्थात उल्टी बातें कहा करते थे। जब ये अपनी उलटबासियों का अर्थ बताते थे तो जन सामान्य बहुत प्रभावित होते थे इससे। जैसे कि बरसे कंबल भीजे पानी, अब पानी कभी भीजेगा, बरसे कंबल भीजे पानी। अब क्या बरसे पानी भीजे कंबल होना चाहिए, लेकिन इसका अलग अर्थ होता है, ठीक है, यही उलटबासी होती है। अगला क्वेश्चन से, कबीर ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध क्यों किया था? इन्होंने किया इसलिए था, कबीर के समय में मूर्ति पूजा और कर्मकांड के नाम पर बहुत ढोंग चल रहा था, ठीक है। निम्न जाति के लोगों को मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था। इसी कारण ने कबीर ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। कबीर ने कहा कि पाहन पूजे हर मिलें तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चकिया भली पी सिखाए संसार, ठीक है। यानी एक प्रकार से जो पत्थर पूजने से अगर भगवान की प्राप्ति होती तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। अगर ऐसा होता कि पत्थर से में ही चीज़ें, तो उससे सबसे अच्छा तो जो चक्की वाला है, उससे सभी लोग अनाज खाते, तो उसका पूरा का पूरा संसार ही उसका जो भगवान को मानने वाला है। यानी मूर्ति पूजा का विरोध किया था इन्होंने। अगला प्रश्न, भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भक्ति काल को 2 कालखंड में बांटा गया है। पहला है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के भी 2 अंग हैं, पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक आपके कबीरदास, प्रेमाश्रयी के मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। सगुण भक्ति धारा में भी 2 अंग है, रामाश्रयी शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्णाश्रयी। कृष्णाश्रयी में प्रमुख कवि हिंदी के सूरदास जी हैं, और रामाश्रयी के मतलब कि जो है तुलसीदास जी हैं। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास जी जो हैं उनके एक गुरु थे वल्लभाचार्य, उन्हीं के पुत्र थे विट्ठलनाथ, उन्होंने अष्टछाप के कवियों का संग्रह किया था। तो अष्टछाप भी एक प्रकार से कृष्ण भक्ति परंपरा से ही जुड़ा रहा है। अगला प्रश्न, कबीर किस धारा के कवि हैं? तो कबीर निर्गुण धारा के कवि हैं। ये सब क्वेश्चंस खूब पूछे गए, दबा के ध्यान रखेंगे, और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें को आपको समझनी पड़ेंगी। इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, बाकी PDF प्राप्त कर लीजिएगा तो उसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलें, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया आपका, कबीर की रचनाओं का पहला संग्रह क्या है? तो इनका मतलब कि इनका संग्रह क्या है? बीजक। कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक है। साखी, शबद, रामायणी, इसके 3 पार्ट हैं। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है पद्मावत, और इनका जन्म हुआ था 900 हिजरी अर्थात हिजरी संवत में, अर्थात 1492 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो जायसी निर्गुण ब्रह्मोपासक प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं, यानी जिसको आप प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं। प्रेमाश्रयी कवियों में जायसी का स्थान निश्चित कीजिए और उनके काव्य ग्रंथों के नाम लिखिए। देखिए, जायसी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि में से एक हैं। जायसी कृत हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के प्रबंध काव्य जायसी ने लिखे, जैसे कि पद्मावत हो गया, अखरावट है और आखिरी कलाम है। ये सब प्रबंध काव्य, महाकाव्य टक्कर की रचनाएं में से पद्मावत महाकाव्य बड़ा फेमस है। अखरावट, आखिरी कलाम भी इनके महाकाव्य ही हैं, बड़े फेमस हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। केशवदास का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? महाकवि केशवदास का जन्म जो हुआ था, इनका स्थान हुआ था, जन्म स्थान है ओरछा राज्य में हुआ था, मतलब संवत 1612 विक्रमी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केशवदास की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी इनकी एक प्रकार से 1674 ईस्वी में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन से बिहारी किस काल के कवि हैं? बिहारी रीति काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी का जन्म कब हुआ था? 1652 में हुआ था इनका जन्म, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम? बिहारी सस्सई। बिहारी सस्सई में कितने छंद हैं? तो कितने छंद है भैया? 726, कहीं कहीं पर 721, ठीक है, कहीं कहीं पर 723, कहीं कहीं पर 700, हाँ ऐसे। तो ये सब मतलब दोहों की संख्या की बात की जा रही, छंद दोहा, ठीक है, वही बात है। अच्छा, बिहारी लाल की भाषा कौन सी है? बिहारी सस्ते में किस भाषा का प्रयोग किया उन्होंने? ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, घनानंद किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं घनानंद, रीति सिद्ध मतलब रीतिबद्ध परंपरा के। अगला प्रश्न है घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1746 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। संवत 1746 ईस्वी विक्रमी में इनका जन्म हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो संवत होता है विक्रम का, और सन होता है आपका किसका? सन होता है आपका जो है ईस्वी का। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो संवत जो होता है, घनानंद की रचनाओं के नाम लिखिए। घनानंद की कई रचनाएं जैसे कि विरह लीला हो गई, सुजान सागर, इश्कलता, प्रेम पद्धति, पदावली, कृपा कांड, ये सब रचनाएं घनानंद की हैं। घनानंद किसके दरबार में मीर मुंशी थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी के पद पर थे। मोहम्मद शाह रंगीला जो था दिल्ली का शासक हुआ करता था, और बहुत ही एक प्रकार से मूर्ख भी था अपने आप में। अगला प्रश्न है कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष बताइए। कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष है 1868 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृतियों के नाम लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृतियों के नाम लिखिए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात की जाए तो इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, वेणु गीत, गीत गोविंद, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा, प्रबोधिनी, सस्सई श्रृंगार और भक्तमाल जैसी तमाम रचनाएं इन्होंने लिखने का काम किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र बड़े ही विद्वान आदमी थे, इनके नाम पर एक युग शुरू हुआ। भारतेंदु युग जो है 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय काल हिंदी साहित्य में, ये भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें नाटक का विकास हुआ। और हिंदी में एक प्रकार से आप देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी में गद्य लेखन शुरू हुआ। भारतेंदु युग से ही आधुनिक काल की शुरुआत होती है। अभी भी यहाँ पर जो काव्य रचना लिखी जाती है ब्रजभाषा में लिखी जा रही थी, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जो काव्य लिखते हैं ब्रजभाषा में लिखते हैं, और जो एक प्रकार से वो गद्य लिखते हैं वो किस में लिखते हैं? खड़ी बोली में लिखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारतेंदु जी किस धर्म में आस्था रखते थे? तो भारतेंदु जी जो थे वैष्णव धर्म में तन मन और वचन से प्रबल समर्थक थे, और उनकी यह दृढ़ मान्यता थी कि वैष्णव धर्म ही भारतवर्ष की आत्मा के अनुकूल धर्म है, और वही यहाँ का वास्तविक धर्म है तथा वही सनातन धर्म है। तो वैष्णव धर्म की पर पुष्टि करी, और भगवान विष्णु वाले जो शाखा है उस पर ज़्यादा प्रखर योगदान दिया। वैसे वैष्णव धर्म यानी कि जो हिंदू धर्म सनातन धर्म वही। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1850 ईस्वी में काशी में इनका जन्म हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। इसीलिए चूँकि 1850 में इनका जन्म हुआ था, 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मात्र एक प्रकार से जो है 35 सालों तक जीवित रहे आप, और उसी में बहुत सारी रचनाएं लिखी भारतेंदु जी ने। भारतेंदु जी एक प्रकार से बड़े नाटककारों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और मृत्यु कब हुई थी? प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी को हुआ था 1889 ईस्वी में, और मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुई थी। इनकी मृत्यु राजक्षमा यानी जो है टीबी रोग के कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, रीतिकालीन साहित्य के भेद बताइए। रीतिकालीन साहित्य के 3 भेद हैं, पहला है रीतिबद्ध काव्य, दूसरा है रीतिमुक्त, और तीसरा कौन सा है? रीति सिद्ध काव्य। क्लियर, ये सब प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना आतुकांत है इनमें से? तो प्रेम प्रथिक जो रचना इनकी आतुकांत है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए भैया, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताएं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के ब्रह्मा, ठीक है, महादेव वर्मा छायावाद की दुर्गा, सुमित्रानंद पंत छायावाद के विष्णु, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के रुद्र या छायावाद के महेश कहे जाते हैं। इन 4 व्यक्तियों को ही एक प्रकार से हिंदी मतलब कि छायावाद के 4 स्तंभों हैं। कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद यानी प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 स्तंभ हैं, ये बात ध्यान रखें। महादेव वर्मा को जो है आधुनिक की मीरा भी कहा जाता है, सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार का भी कहा जाता है, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन आ चुका, कामायनी में कितने सर्ग हैं, आपके पाठ्यक्रम में कौन सा सर्ग अध्ययन हेतु निर्धारित है। देखिए कामायनी एक महाकाव्य है और कामायनी महाकाव्य मेरे पास उपलब्ध है। कामायनी महाकाव्य की अगर बात करें तो कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बड़े फेमस कवि रहे हैं ये, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, और लेखक भी रहे हैं, नाटककार भी रहे हैं। कामायनी में कुल मिलाकर के 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग चिंता सर्ग है, जहाँ से चीज़ें शुरू होती, चिंता से व्यक्ति शुरू होता है और आनंद पर जाकर के चीज़ें खत्म करते हैं, यानी सुखांत है, ठीक है। चिंता पहला है, दूसरा सर्ग है आशा, तीसरा सर्ग है श्रद्धा, चौथा है काम, पांचवा है वासना, छठा है लज्जा, फिर कर्म, फिर ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद यानी त्याग, दर्शन, रहस्य और फिर आनंद, ठीक है। जब रहस्य का पर्दाफाश होता है तो क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है। पाठ्यक्रम में श्रद्धा सर्ग अध्ययन हेतु आपके पाठ्यक्रम में संकलित श्रद्धा सर्ग के कुछ एक प्रकार से चीज़ें आपको पढ़नी है। तो सब प्रश्न लघु उत्तरीय में आपके पूछे आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न, निराला की सरोज स्मृति को शोक गीत क्यों कहा जाता है। देखिए सरोज उनकी पुत्री थी और उन्हीं के याद में लिखा था इन्होंने। निराला की प्रसिद्ध कविता है, इसे शोक गीत कहा जाता है क्योंकि निराला ने इस कविता को अपनी पुत्री सरोज की स्मृति पर लिखा था। किसी की मृत्यु पर लिखा जाने वाला गीत शोक गीत कहा जाता है। अगला प्रश्न, छंदों के क्षेत्र में निराला को विद्रोही कवि क्यों कहा जाता है। देखिए छंदों के क्षेत्र में निराला को विद्रोही कवि कहा जाता है क्योंकि निराला ने छंदों के क्षेत्र में चली आ रही जो प्राचीन परंपरा है उसको ना अपना करके मुक्त छंद में रचनाएं लिखनी प्रारंभ कर दी, और हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक और जन्मदाता निराला को ही माना जाता है। निराला ने लिखा भी है कि लिखता आबाद गीत मुक्त छंद, ठीक है, इन्होंने लिखा। निराला जो थे एक प्रकार से इनका जीवन जो है सुखमय नहीं रहा, इनके जीवन में तमाम कठिनाइयाँ आती रही हमेशा। अगला प्रश्न, निराला रचित 3 कहानियों के नाम बताइए। निराला की 3 कहानियों में जैसे लिली, सखी और शुकुल की बीवी, ये 3 कहानियाँ हैं। निराला ने कौन से उपन्यास लिखे थे। देखिए निराला के कई उपन्यास हैं, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती और काले कारनामे, ये सब उपन्यास भी निराला ने लिखे हैं। निराला बेसिकली कवि भी थे और एक प्रकार से लेखक भी थे। पंत जी की बात करें, अगला प्रश्न है, पंत को सुकुमार कल्पनाओं का कवि क्यों कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है इनको, ठीक है, और एक प्रकार से प्रकृति के चतुर चितेरे कवि हैं ये सुमित्रानंद पंत। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि सुमित्रानंद पंत ने छायावादी कविताओं के साथ प्रगतिवादी, गांधीवादी और अरविंद दर्शन से प्रभावित कविताओं में भी प्रचुर कल्पना दिखाई पड़ती है। इनकी कोई भी रचना है सब में आपको प्रकृति वर्णन जरूर मिलेगा। पंत जी ने शैली के रूप में ही नहीं बल्कि काव्य के विषय के रूप में मधुर कल्पनाओं का प्रयोग किया है, इसलिए सुमित्रानंद पंत को सुकुमार कल्पनाओं का कवि कहना बेटर जान पड़ता और हैं भी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, भैया पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं, क्यों हैं, स्पष्ट करें। तो पंत प्रकृति के सच्चे प्रेमी और उपासक हैं, स्पष्ट करें, ये भी प्रश्न बन सकता है। देखिए सुमित्रानंद पंत का जन्म प्रकृति की गोद में हुआ, उनका बचपन प्रकृति के बीच में ही बीता, प्रकृति के रमणीय दृश्यों को उन्होंने नज़दीक से देखा। उनकी कविताओं में प्रकृति चित्रण सबसे अधिक हुआ है। हिंदी साहित्य में पंत जी प्रकृति के पर्याय के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रकृति का नाम मतलब कि प्रकृति का नाम सीधा सीधा मतलब कि पंत जी का नाम, ठीक है, हिंदी साहित्य में, इसलिए कहा था कि पंत प्रकृति के चितेरे हैं, ठीक है, प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव था इनको। अगला प्रश्न, सुमित्रानंद पंत का जन्म किस सन में हुआ था। 20 मई 1900 ईस्वी में सुमित्रानंद पंत जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था 24 मार्च 1907 ईस्वी को, होली के दिन उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। फर्रुखाबाद जिले के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुखी बदली, क्रंदनों में चिन्ह स्पंद बसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों पर निर्झड़ी मचली, ये एक प्रकार से पंक्ति किसकी है। तो महादेवी वर्मा जी की ही है, ठीक है। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। इनकी रचनाएं बड़ी फेमस हैं, जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, सांध गीत, दीप शिखा, ये सब रचनाएं बड़ी फेमस हैं। ये प्रश्न आपसे लघु उत्तरीय में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में तो आते ही हैं। यामा किसकी रचना बताएं। यामा जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है, इस पर पुरस्कार भी कई सारे मिले हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, अज्ञे का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था।
तो अज्ञे जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के कसिया नामक गांव है उत्तर प्रदेश में, देवरिया जनपद में, वहीं पर इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे। अगला प्रश्न है, अज्ञे को किसका जनक माना जाता है? तो अज्ञे को प्रयोगवाद का जनक माना जाता है, क्योंकि अज्ञे जो है उन्होंने ताड़सत्व का प्रकाशन किया 1943 में, और वहीं से प्रयोगवाद की भी शुरू हो जाता। प्रयोगवाद कब से कब तक रहा? प्रयोगवाद 1943 से ताड़सत्व के प्रकाशन से लेकर के 1954 तक रहा। ठीक है, 1954 में दूसरा ताड़सत्व प्रकाशित होता है, फिर वहीं पर ख़त्म हो जाता है ये। अगला प्रश्न है, वहीं से जो है आपका नई कविता शुरू हो जाती है, और नई कविता आपकी 1954 से लेकर के 1960 तक रहती है, और 1960 से लेकर के अब तक की कविताएं 78वीं कविता समकालीन कविता के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन से, अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? बताइएगा। जितने बच्चे हमारे से जुड़ चुके हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सभी बच्चों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फटाफट से वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लगातार मैं लाता रहता हूँ। ठीक है, चले, तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल भाई, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करते रहिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस लगातार आपकी परीक्षा के लिए आते रहेंगे। चलें, बताओ भाई, अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह, बिल्कुल राइट आंसर है। भग्नदूत जो है ये अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अज्ञे को भारत भारती पुरस्कार कब मिला था? तो अज्ञे को 1987 ईस्वी में अज्ञे को जो है भारत भारती नाम का पुरस्कार मिला था, जो कि बड़ी उपलब्धि अपने आप में। क्लियर, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब और किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो अतिलघुत्तरी में प्रश्न खूब पूछा गया है। तो अज्ञे को आंगन के पार द्वार रचना पर 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ध्यान रखेंगे, प्रश्न परीक्षा में आता रहता है, नोट डाउन करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सरोज स्मृति व वह तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? सरोज स्मृति सरोज की पुत्री का नाम था, निराला जी की, और वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है, वो एक प्रकार से रचना इन्होंने लिखी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। सरोज स्मृति और वह तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, बड़ी फेमस रचना है दोनों। अगला प्रश्न है, अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किस रचना पर मिला? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो 1978 में मिला है। कितनी नाव में कितनी बार पर? तो कितनी नाव में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और आंगन के पार द्वार पर क्या मिला है? साहित्य अकादमी मिला है। ध्यान रखेंगे, साहित्य अकादमी 1962 में मिला, और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में कितनी नाव में कितनी बार पर मिला? किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अज्ञे को। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध पूरा नाम है। मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर को हुआ था 1917 ईस्वी को, ग्वालियर रियासत के मुरैना ज़िले, खास करके मध्य प्रदेश के शिवपुरी नामक स्थान पर पड़ता है मुरैना। ठीक है, जिला, वहीं पर एक प्रकार से इनका जन्म हुआ था गजानन माधव मुक्तिबोध का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, फटाफट से देखेंगे। मुक्तिबोध किस प्रकार के कवि हैं? तो मुक्तिबोध जो है ये प्रयोगवादी कवि हैं। मुक्तिबोध पर कार्ल मार्क्स का भी प्रभाव है, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित भी हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम तार सप्तक में मुक्तिबोध की कितनी रचनाएं संकलित हैं? तो 1943 में जो प्रकाशित हुआ तार सप्तक, जिसके संपादक थे सच्चिदानंद हीरानंद 7 कवियों की रचनाएं इसमें प्रकाशित हुई थी, जिनमें मुक्तिबोध की ही अकेले 17 रचनाएं शामिल थीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले भैया, एक बार वीडियो को शेयर करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ चुका भाई, सभी लोग देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह कब प्रकाशित हुई? देखिए, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि चांद से कह देना, मतलब चांद के बारे में ऐसा कह देना चांद का मुंह टेढ़ा है, क्योंकि स्त्रियों के मुखड़े की तुलना कहते हैं कि चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आँखें, आँखों पर चश्मे का पहरा। तो आँखों को मिलाओ जी, ये सब तो अलग की बातें हैं, वो बिहारी लाल में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर एक लाइन आप देखें कि भाई क्या है कि क्या बता रहा था मैं, चांद सा रोशन चेहरा, चेहरा किसकी चेहरे की बात हो रही? किसी स्त्री की, किसी हीरोइन की, किसी लड़की की जो बड़ी खूबसूरत है। उस खूबसूरत मुखड़े की तुलना किससे की जा रही है? चांद से की जा रही है। ठीक है,
और चाँद जो कि एक प्रकार से जो है बड़ा प्यारा लगता है, फिर भी उसमें क्या है, दाग है। लेकिन उसमें भी एक प्रकार से चूँकि चाँद का कई रूप होता है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने वहाँ तक पहुँच लिया, क्या कहा, चाँद का मुँह टेढ़ा है। अब ऐसे कवि अभी तक के कवि क्या कर रहे थे, चाँद से तुलना कर रहे थे स्त्रियों के मुखड़े की। अब उसी चाँद को एक प्रकार से यह कह देना अपने आप में बड़ी हिम्मत की बात थी कि चाँद का मुँह टेढ़ा है। और इनका कविता संग्रह प्रकाशित हुआ 1964 में, बड़ा फेमस कविता संग्रह है गजानन माधव मुक्तिबोध का, चाँद का मुँह टेढ़ा है। ध्यान रखेंगे, ये कविता संग्रह है। कविता संग्रह मतलब कि कई कविताओं का संग्रह। इसमें गजानन माधव मुक्तिबोध की बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं संकलित है, चाँद का मुँह टेढ़ा है काव्य संग्रह में। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की ही कविता है। कौन सी? ब्रह्म राक्षस नाम की कविता, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न, नागार्जुन की विचारधारा क्या है? नागार्जुन को बाबा भी कहा जाता है, ठीक है। नागार्जुन की विचारधारा जो है मार्क्सवादी है। बेसिकली प्रयोगवाद पर और प्रगतिवाद पर, इन दोनों पर एक प्रकार से मार्क्सवाद का प्रभाव आपको दिखेगा। यहाँ तक कि मार्क्सवाद का प्रभाव नई कविताओं पर भी आपको दिखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, नागार्जुन की कविता में किस भावना की अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से हुई है? नागार्जुन की कविता में किस भावना की अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से हुई भैया? तो नागार्जुन की कविता में जन भावना की अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से, किसकी भैया? जन भावना की अभिव्यक्ति हुई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, ठीक है। रचना किसकी है? कविता की किस प्रकार की कविता है ये? तो नागार्जुन की कविता है, बादल को घिरते देखा है। कविता क्लासिकल तेवर की कविता है। ये किसकी कविता है? क्लासिकल तेवर की कविता है। नागार्जुन ने पर्वतीय प्रवेश का चित्र इसमें उकेरा है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर मान लेते हैं आपको कोर्स में ज्वाइन होना है, पीडीएफ आपको प्राप्त करनी, इस वीडियो की भी पीडीएफ प्राप्त करनी है, या बाकी जितने भी वीडियोस की पीडीएफ है, चैप्टर वाइज क्लासेस की, मॉडल पेपर की, महासंग्राम रिवीजन क्लास की, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर की, सभी की पीडीएफ, केवल हिंदी की नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ, हिंदी के अलावा सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ भी मिलेगी। मतलब हिंदी के साथ साथ, हिंदी के अलावा नहीं, हिंदी की तो मिलेगी ही, हिंदी के अलावा मतलब हिंदी के साथ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशोलॉजी, एजुकेशन सब की मिलेगी। SMS करें 91 61 93 60 62 पर तुरंत ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। परीक्षा के अंतिम दिनों के लिए बहुत ही बेस्ट होगा ग्रुप आपके लिए। अपना नाम लिख दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भेज दीजिएगा लिख करके, अपने सब्जेक्ट के नाम लिख करके भेज दीजिएगा। उसके बाद में आपको एक प्रकार से ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। मात्र 100 रुपीज़ आपको खर्च करने पड़ेंगे और आपके पास एक स्कैनर सेंड करूँगा, उसी पर आपको 100 रुपये सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। वहाँ पर जो है आने वाले समय में जो भी लाइव क्लासेस होंगी उनकी लिंक मिलेगी, और जो भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सभी की PDF नोट्स और उन सभी की एक प्रकार से प्लेलिस्ट की जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगी, और जो लाइव होगी वो भी आपको मिल जाएगी। इसमें आपके 3 मेजर सब्जेक्ट और 1 माइनर और 1 को करिकुलर, इन सभी 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपीज़ में ही हो जाएगी। तो ऑफर चल रहा है, फटाफट से आप ज्वाइन हो जाइएगा। बहुत ही बेटर तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सभी सब्जेक्ट की हो जाएगी। को करिकुलर में आपको फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ना है, आपके लिए बेटर हो जाएगा। कोई भी मतलब कि फूड न्यूट्रिशन में जो MCQ टाइप का आता है तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें कई प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊंगा। अच्छा, अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है, इसमें भी हिंदी की या किसी भी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव हो रही है चाहे लिखित हो रही है, दोनों के लिए एक प्रकार से तैयारी करवाता हूँ। तो दोनों के लिए मॉडल पेपर है, दोनों के लिए सेंड कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें एक प्रकार से आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ध्यान रखें। तो बादल को घिरते देखा कविता किस प्रकार की कविता है? तो क्लासिकल तेवर की कविता है। बादल को घिरते देखा किसने लिखा है कविता को भैया? तो ये लिखा है किसने? बाबा नागार्जुन ने। अगला क्वेश्चन से, बादल को घिरते देखा है कविता में नागार्जुन ने किस परिवेश का चित्र उतारा है? तो बादल को घिरते देखा कविता में नागार्जुन ने किसका? पर्वतीय परिवेश यानी पर्वत के इलाकों का, मतलब कि अमल धवल गिर के शिखरों पर, गिर माने होता है पर्वत, उनके शिखरों पर किसको देखा है? बादल को घिरते हुए देखा है। अगर आपको बादल को घिरते हुए देखना है तो आप जम्मू कश्मीर चले जाइए वैष्णो माता के दर्शन करने। वहाँ पर काल भैरव नाम की एक जगह है ऊपर, तो काल भैरव जब जाते हैं उससे रोप वे से जाना पड़ता है, वैसे पैदल भी आप जा सकते हैं, लेकिन रोप वे से जाएंगे तो वहाँ पर जब ऊपर जाएंगे तो काल भैरव के बगल में, मतलब काल भैरव वाले जो टीला है तो उस पर एकदम से बना है, ऊपर एकदम जो है घर बना हुआ है, मतलब कि वहाँ पर एक छत बना हुआ है, उसी पर आप जब खड़े होंगे बादल ऐसे आपके बगल से उठ करके जाएगा। वहाँ पर नीचे बारिश हो रही होगी, आपके पास बारिश नहीं हो रही होगी, मतलब आप बादल में रहेंगे एकदम से, जान लीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। अगला प्रश्न, नागार्जुन को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नागार्जुन को पत्रहीन नग्न गाछ, ये रचना पर काव्य कृति ये जो है इन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, धर्मवीर भारती का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
धर्मवीर भारती के जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज जो है उसमें प्रयागराज में जो है अतरसुइया मोहल्ले में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भैया, धर्मवीर भारती की प्रथम काव्य कृति कौन सी मानी जाती है? तो धर्मवीर भारती की प्रथम काव्य कृति है ठंडा लोहा, ठीक है, प्रथम काव्य कृति है इनकी धर्मवीर भारती की। अगला प्रश्न है, अंधा युग धर्मवीर भारती की किस कोटि की रचना है? तो अंधा युग धर्मवीर भारती की प्रबंध काव्य रचना है। धर्मवीर भारती भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, धूमिल का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, बताइएगा। देखिए, धर्मवीर भारती की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। धर्मवीर कविता जो धर्मवीर भारती हैं, इनकी कविता आपके पाठ्यक्रम में कौन सी संकलित है भैया? बोवाई का गीत, कविता की मौत, दूसरा तार सप्तक जो संयोजक थे इसके अज्ञे जी, उसी में संकलित है कविता की मौत जो है। और धूमिल की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? धूमिल की कविता कौन सी भैया? मोचीराम और रोटी और संसद कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अगर आपसे पूछेगी कि नागार्जुन की कविता कौन सी संकलित है, तो अकाल और उसके बाद और बादल को घिरते देखा है। मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? विचार आते हैं, भूल गलती, ये सब रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है कविताएं, ठीक है। अज्ञे की रचना नदी के दीप या दीप अकेला कलगी बाजरे की, तो ये सब भी प्रश्न पूछेंगे कि कौन सी कविता मतलब कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, किस कवि की कितनी कविताएं हैं, कौन कौन सी कविताएं। अगला अतिलघुत्री में अगला प्रश्न, धूमिल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? धूमिल का पूरा नाम है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। इनका जन्म वाराणसी के निकट वरुणा नदी किनारे दाहिने किनारे स्थित खेवली नाम के गांव में हुआ था 9 नवंबर 1936 ईस्वी को, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, धूमिल ने पहली कविता कब लिखी थी? तो 12 वर्ष की अवस्था में धूमिल ने पहली तुकांत कविता की रचना करी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो धूमिल ने अपनी पहली कविता कब लिखी थी? धूमिल ने अपनी पहली कविता जो लिखी थी भैया, वो पहली तुकांत कविता की रचना करी थी, और कब लिखी थी? तो 12 वर्ष की अवस्था की जब ये थे, 12 साल के थे तब लिखी थी। अगला प्रश्न है, धूमिल का देहावसान कब हुआ था? धूमिल का देहावसान 10 फरवरी 1975 को हो गया था। अगला प्रश्न, धूमिल की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। देखिए, बांसुरी जल गई, संसद से सड़क तक, सुदामा प्रसाद पांडे का पंचतंत्र, ये 3 रचनाएं इनकी बड़ी फेमस रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, धूमिल को किस वाद का कवि कहा जाता है? धूमिल को जनवादी चेतना का कवि कहा जाता है। इन्होंने जनता की भावनाओं को, जनता की बातों को एक प्रकार से लिखने से कोई डर नहीं इन्होंने महसूस किया, खुल करके बातें लिखी है, खुल करके सारी चीज़ें। मोचीराम कविता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मोचीराम कविता भी इन्होंने लिखी है। मोचीराम कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वरन व्यवसायगत सामान्यीकृत नाम है एक। मोचीराम प्रतीक या प्रतिनिधि है उस दलित शोषित जाति का जिसका परंपरागत धंधा मृत जानवरों के चमड़े के व्यवसाय से अपनी जीविका कमाना होता है। यानी उस तबके के बारे में भी इन्होंने लिखा जो तबका बहुत पिछड़ा हुआ था, जिस तबके को साहित्यकार लोग नहीं पसंद करते, मतलब कि साहित्यकार लोग नहीं जान पाते थे या उस पर नहीं लिखते थे, उस पर भी इन्होंने लिखने का काम किया, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आप देखते हैं बीए प्रथम सेमेस्टर का जो है एजुकेशन के टॉप 100 टॉपिक मतलब कि टॉप 10 टॉपिक्स की वीडियो आ चुकी है, आप देख लीजिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री की आ चुकी है, मेडिवल हिस्ट्री की आ चुकी है, हिंदी की आ चुकी है, अंग्रेजी की आ चुकी है, ठीक है, और भी सब्जेक्ट की आ चुकी है, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, सब की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लगातार मैंने दिया है। इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लीजिएगा, यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। बाकी मॉडल पेपर महासंग्राम रिवीजन क्लास आप देखते रहिए, बस आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।